अगर मैं आपसे कहूं कि आज दफ्तरों में जो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, हाँ बिल्कुल। या फिर महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव मिलती है, हम्म। उसका श्रेय किसी लेबर यूनियन को नहीं बल्कि हमारे संविधान बनाने वाले को जाता है, तो शायद बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। एकदम सही। और आज की हमारी इस गहन चर्चा या कहेंगे इस डीप डाइव का मकसद भी यही हैरानी दूर करना है। हमने ना कई ऐतिहासिक दस्तावेजों, रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स को खंगाला है ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुआयामी जीवन को समझ सकें। जी। और स्रोत साफ बताते हैं कि उन्हें सिर्फ संविधान के जनक या किसी दलित आइकन के बॉक्स में फिट कर देना एक बहुत ही अधूरी तस्वीर है। बिल्कुल। मतलब अगर आधुनिक भारत का निर्माण एक विशाल इमारत का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने सिर्फ उस इमारत का नक्शा ही नहीं बनाया बल्कि उसकी नींव और ढांचे की हर एक ईंट को अपने हाथों से परखा है। क्या बात है। और देखिए, वो अपने जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे। एक बेहतरीन अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और इतिहासकार। यहीं पर ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब एक तरफ कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री, और दूसरी तरफ सीधा सड़क पर संघर्ष। मतलब 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां वो सार्वजनिक तालाब का पानी पी रहे हैं। या फिर 1930 का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। हाँ, तो यही मुझे थोड़ी उलझन हुई थी कि एक इलीट अर्थशास्त्री अचानक सड़कों पर क्यों उतर रहा है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये विरोधाभास लगता जरूर है, लेकिन है नहीं। क्योंकि उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से पकड़ लिया था कि भारत में जो सामाजिक असमानता है ना, वो सिर्फ एक नैतिक समस्या नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक बाधा है, एक तरह का इकोनॉमिक बॉटलनेक। तो मतलब जब तक समाज का एक बड़ा हिस्सा पानी और मंदिर जैसी बुनियादी चीजों से दूर रहेगा, तब तक देश की कोई भी आर्थिक प्रगति पूरी तरह बेमानी है। तो उन्होंने अपनी उस ग्लोबल एजुकेशन का इस्तेमाल सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए नहीं किया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसे भेदभाव तोड़ने के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। तभी उनका वो मूल मंत्र था ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हाँ, और इसमें जो संगठित रहने वाला हिस्सा है, उस पर गौर कीजिए। उन्होंने सिर्फ शांतिपूर्ण धरने नहीं दिए। तो उन्होंने क्या किया? देखिए, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जैसे बाकायदा संगठन बनाए। मतलब पूरा एक संस्थागत ढांचा तैयार किया। एकदम। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो हाशिए पर पड़े लोगों को असल में कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ने की ताकत देते थे। विरोध को एक सिस्टम में ढालना सच में उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। खैर, जब हम शोषितों की बात करते हैं ना, तो अक्सर चर्चा सिर्फ जाति तक ही सिमट कर रह जाती है। जो कि सही नहीं है, क्योंकि उनका नजरिया बहुत व्यापक था। बिल्कुल। हमारे नोट्स भी यही बताते हैं कि जब वो वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री बने, तो उन्होंने काफी अहम बदलाव किए थे। जी, वो मानते थे कि समाज का सच्चा लोकतांत्रिक विकास तभी मुमकिन है जब हर हाशिए पर खड़े इंसान को समान अधिकार मिले। श्रम मंत्री के तौर पर उन्होंने महसूस किया कि मजदूरों और महिलाओं की स्थिति सुधारे बिना देश आगे नहीं जा सकता। और इसीलिए उन्होंने काम के घंटे 12 से घटाकर 8 कर दिए। हाँ, और साथ ही महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट की नींव भी रखी। वाह। और शायद यही वजह थी कि बाद में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल पेश किया। बिल्कुल, ताकि महिलाओं को पैतृक संपत्ति और तलाक का समान अधिकार मिल सके। और जब वो बिल अपने मूल रूप में पास नहीं हो सका, तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, एक इंसान महिलाओं के अधिकारों के लिए सत्ता तक छोड़ देता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब वो समझते थे कि महिलाओं की प्रगति के बिना देश की आर्थिक उत्पादकता आधी ही रह जाएगी। एकदम सही। और यही जो उनकी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून की समग्र समझ थी ना। क्या इसी वजह से उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया? जी, यही सबसे बड़ा कारण था। उन्हें दुनिया भर के संविधानों की बहुत गहरी और तकनीकी समझ थी। और उन्होंने इस ज्ञान का इस्तेमाल भारत की भारी विविधताओं को एक धागे में पिरोने के लिए किया। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा नहीं बनाया, अनुच्छेद 17 के जरिए छुआछूत का अंत करना हो, या फिर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और देश को एकजुट रखने के लिए एक मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा बनाना। हाँ, ये सब उनकी उसी दूरदृष्टि का हिस्सा थे। हाँ,
यानी संविधान उनके लिए सिर्फ कोई रूल बुक नहीं था। नहीं, बल्कि एक ऐसा सामाजिक दस्तावेज था जो हर नागरिक को समानता की गारंटी दे सके। और राष्ट्र निर्माण में उनके इसी अद्वितीय योगदान के कारण उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, महाड़ के एक तालाब से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखने तक का ये सफर ये साबित करता है कि शिक्षा और ठोस रणनीति से समाज का पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। बिल्कुल। तो यहीं पर आज की ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अर्थशास्त्र, कानून और समाजशास्त्र के बहुआयामी दृष्टिकोण का बेहतरीन इस्तेमाल किया। आज के इस दौर में जब आधुनिक दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जटिल तकनीकी बदलावों और भारी आर्थिक असमानताओं से जूझ रही है जी, तो हम उनके इस मल्टीडिसिप्लिनरी नजरिए का उपयोग आज की इन नई और अदृश्य दीवारों को तोड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।